दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शुभ जीके क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने आए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इतने बड़े रेल हादसे अक्सर होते नहीं हैं। और अगर इस रेल हादसे की बात हम करें तो ये भारत में चौथा सबसे बड़ा रेल हादसा है, जहाँ पे अभी तक की जानकारी के अनुसार करीबन 300 से ज़्यादा लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है और करीबन 800 से ज़्यादा लोग जो है घायल हैं। तो दोस्तों, इस खबर को विस्तार से आपके सामने मैं भास्कर उपाध्याय लेके आया हूं और आज आप लोगों को समझाता हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से ये रेलवे का जो एक्सीडेंट हुआ है, इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह से हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या इस रेल हादसे को रोका जा सकता था, क्या ये लोको पायलट की गलती है या क्या ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ। तो सभी बातों को हम बहुत विस्तार पूर्वक जानेंगे और देखेंगे कि ये हादसा जो आज हुआ है ये कैसे हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखिए क्या हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें तो ट्रेन दुर्घटना उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भारत में चौथी सबसे घातक ट्रेन दुर्घटना बालासोर जिले में महानगर बाजार स्टेशन के पास कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में शाम लगभग 7 बजे हुई, शुक्रवार को। ठीक है। एक अधिकारी ने कहा कि 12,864 का जो डब्बे है उन्हें पटरी से उतर गए और 12,841 की जो वहां आ रही थी वो जो है उन डब्बों से टकराई और हादसा हो गया। ये था। अब आप जो नीचे इमेज देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं ये 12,864 की और 12,800 जो है 41 की जो है दोनों फोटोज हैं। तो दोस्तों अब हम आपको इस जो ये दुर्घटना हुई है इस दुर्घटना को फोटो के सहारे समझाते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो शाम 6:35 पर अगर हम बात करें तो 6:35 में शाम को हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर से महानगर बाजार स्टेशन से निकली। इस ट्रेन को चेन्नई जाना था। ध्यान रखिएगा, मतलब ये डिटेल में आपको बता रहे हैं कि कैसे हो सकता हुआ था। अब हम बात करें ठीक 6:54 पे क्या हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर थी। आप देखिए जो हम नीचे आपको फिगर दिखा ये इमेज दिखा रहे हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस आप देख पा रहे हैं ये अपनी मेन लाइन पे है। लूप लाइन से 2 लाइन उधर के साइड पे देखिए दोस्तों 2 मेन लाइनें हैं जहां पे कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। यहाँ पे कुछ ही दूरी पर एक मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे इस फोटो में ये मालगाड़ी अपनी लूप लाइन में खड़ी हो रखी है और उधर 2 लाइनों पे हमारी जो है मेन लाइन है जहां पे अभी कोरोमंडल एक्सप्रेस चल रही है। अब तीसरी में बात करें तो 6:55 पे कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक लूप लाइन पर आ गई और मालगाड़ी से टकरा गई। यानी कि कहीं ना कहीं लोको पायलट को, ट्रेन जो पायलट था उसको या तो इस बात की खबर नहीं थी या खबर थी तो ये क्या तकनीक खराबी थी कि लूप लाइन पे पहले से ही जो मालगाड़ी खड़ी है, अगर उस लूप लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है तो फिर ये मेन जो एक्सप्रेस गाड़ी है ये उस लूप लाइन पे कैसे आ गई। कहीं ना कहीं या तो तकनीकी खराबी है या ये लोको पायलट की जो है उसकी गलती है या ट्रेन के कंट्रोल रूम की गलती है कि उन्होंने जानकारी नहीं दे पाई, क्योंकि जो ट्रेन के लोको पायलट होते हैं वो कंट्रोल रूम के अनुसार ही गाड़ी चलाते हैं और कंट्रोल रूम ही बताता है कि पटरी पे कितना ट्रैफिक है और उसके हिसाब से अपडेट करता है। तो क्या कंट्रोल रूम को ये बात पता नहीं थी कि इतनी बड़ी जो मालगाड़ी है पहले से ही लूप लाइन पर खड़ी है और उसके बाद भी कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन पे जाने का जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसके आंसर जो है सरकार को देने होंगे, रेलवे को ये आंसर देने होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों जब एक स्टेशन से निकलते ही 3 लाइनें थी जहां पे 2 मेन लाइन थी, एक लूप लाइन थी, लूप लाइन में पहले से मालगाड़ी खड़ी हो रखी है, उसके बाद भी आपने मेन लाइन से लूप लाइन पे जाने के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस को क्यों आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया। खैर हम आगे बढ़ते हैं। 6:59 पे जिस ट्रैक पे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे थे उसी पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आई। यानी कि उस जहां से अगर कोरोमंडल की हम बात करें जो मालगाड़ी से टकरा गई थी उसके डब्बे गिर के दूसरी साइड गिर गए, यानी कि हमने आपको दिखाया दूसरी मेन लाइन पे गिर गए थे। वहां पे जो है बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को आना था तो वो तो अपने टाइम से ही आई। अगर वो अपने टाइम से आई भी तो जो ये हादसा हुआ क्या इस हादसे का अपडेट उस लोको पायलट को क्यों नहीं किया गया। कहीं ना कहीं दोस्तों कमियां हैं। कमियां कहां है ये तो रेलवे को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल रूम
के पास ये जानकारी कितने देर में आती है और कंट्रोल रूम से जानकारी लोको पायलट तक कितने देर में जाती है, ये दोनों ही बहुत जरूरी चीजें हैं। रेल मंत्री कहना है कि जो है कवच जो तकनीक है जिससे सेम ट्रैक पर अगर ट्रेनें आ जाती हैं तो उसे मालूम पड़ जाता है, वो उन पटरियों पर नहीं था। खैर हम उसके बारे में आगे और डिस्कस करें। पहले हम ये जानते हैं कि तीसरी लाइन पे जो है बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ गई, लेकिन उस लाइन पे पहले से ही कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे गिरे हुए थे और वो हावड़ा एक्सप्रेस उससे टकराई और वहां पे वो भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके वजह से बहुत लोगों को जो है अपनी जान जो है गंवानी पड़ी और बहुत लोग जो है जख्मी भी हुए हैं। अब 7 बजे क्या होता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस के उतरे डिब्बों पे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस टकरा गई। इसी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जो गिरे थे तो गिरे थे, लेकिन जो गिरे थे उस पे भी दूसरी ट्रेन आई और पूरे जो है टकरा गई, तो उससे और भी ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी फोटो के सारे समझ सकते हैं कि किस तरह से ये दुर्घटना घटी है। कहीं ना कहीं रेलवे को इसका आंसर देना होगा कि क्यों ये तकनीकी, अगर ये तकनीकी खराबी है तो ये क्यों है। क्या ये तकनीकी खराबी और जगह पे भी है? क्या और भी ऐसे हादसे हो सकते हैं? तो आंसर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्रश्न बहुत ज्यादा है, उत्तर देना बहुत जरूरी हो गया है इस वक्त बोर्ड को। तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं डीप विशेषण में चलते हैं कि विशेषता क्या है, हादसे की वजह क्या है। रेलवे की जानकारों का कहना है कि इस हादसे के पीछे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला मानवीय भूल, दूसरा तकनीकी में खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक की बड़ी वजह माना जा रहा है, यानी कि ये जो जानकार है रेलवे के वो ये बोल रहे हैं कि भैया तकनीकी ही खराबी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और दूसरा हो सकता है कि मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन तकनीक खराबी को अभी प्रायोरिटी दी जा रही है। जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त होते तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता था। इसी बात को हम कह रहे हैं कि अगर सिस्टम ठीक थे, तकनीकी चीजें सही होती तो क्या उसे ग्रीन सिग्नल दिया जाता? नहीं दिया जाता, रेड सिग्नल दिया जाता, उसे बताया जाता कि भैया पहले से ही लूप लाइन पे जो है मालगाड़ी खड़ी है, आप रुकिए, आप इंतजार करिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कंट्रोल रूम के निर्देश पे पटरी पर ट्रैफिक को देकर दिया जाता है, यानी कि जो ड्राइवर होता है वो ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर ही चलाता है और कंट्रोल रूम निर्देश पटरी पर ट्रैफिक देकर दिया जाता है। तो ऐसे में जानकारी कंट्रोल रूम के पास पहुंचने का अनुमान है, मतलब वही है कि हालांकि यह जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर पहुंची, यह हादसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मालगाड़ी लूप लाइन पे थी तो क्या उसकी जानकारी कंट्रोल रूम को नहीं थी? अगर थी तो कितने देर में जानकारी गई और ये जानकारी क्या उसको कोरोमंडल को पास आउट हुई थी? तो आगे बढ़ते हैं। इस बीच रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि मार्ग पर एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली यानी कवच उपलब्ध नहीं थी। जो हमने अभी बात करी कि कवच जो है नहीं थे। जानकारी के मुताबिक रेलवे अपने पूरे नेटवर्क पर कवच स्थापित करने की प्रक्रिया में है। दरअसल कवच उस वक्त अलर्ट करता है जब लोको पायलट किसी सिग्नल को पार कर जाता है, जो ट्रेन टक्करों की प्रमुख वजह है। यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट कर सकता है, ब्रेक पर नियंत्रण कर सकता है। इसके साथ ही यह ट्रेन को निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक सकता है। तो ये एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली जो काम कर सकती है। अभी कहना है कि ये इसका काम चल रहा है, तो ये काम अगर चल रहा है तो कहां तक पहुंचा है? इस काम को पूरे में कितना प्रतिशत यह काम पूरा हो गया? एक ये भी प्रश्न बनता है कि ये काम अभी क्यों हुआ, क्यों नहीं ये एक बार में पूरा हो जाता है? क्या जब इतने बड़े टक्कर हादसे होंगे क्या तब रेलवे काम करेगा? खैर ये तो प्रश्न है जो उठते रहेंगे, उत्तर आपको मिलते रहेंगे, लेकिन हादसा हुआ है, सच्चाई यही है। और आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। उड़ीसा से बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हमें आपको बता ही रखे, ठीक है। और कोलकाता से 250 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर के उत्तर के साइड में यह हादसा हुआ है। अब हुआ क्या? इस भयावह हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सामान्य, स्लीपर, AC 3 टियर और AC 2 टियर के कुछ डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पे भी जा गिरे। अब दोस्तों जो प्रॉब्लम हुई ना वो यही हुई, ये ट्रेन जा रही थी, इससे तो टकराई, इससे मालगाड़ी से टकराने से
इससे कुछ डिब्बे इस साइड गिर गई और इस साइड से एक उसको बेंगलुरु जो एक्सप्रेस आ रही थी वो भी आनी थी। उस वक्त दूसरी ओर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई। ट्रक टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार सुरी और चारों तरफ खून जो है छत अंग विहीन सड़क ही दिख रहे थे। इतनी जोरदार टक्कर थी। खैर टक्कर इतनी बड़ी होनी भी थी क्योंकि दूसरी ट्रेन जो है बहुत ज्यादा स्पीड में आ रही थी और अगर सुपर फास्ट ट्रेन थी तो मैं मान के चलता हूँ कहीं ना कहीं 100 के आसपास इसकी जो है स्पीड भी रही होगी। खैर आगे की हमारी रिपोर्ट पढ़ते हैं कि शुरुआती जांच से कह रही है। अब हम बात करते हैं कि अब तक की जांच में क्या क्या निकल के आया हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। मैंने कहा था दोस्तों 128 घंटे की प्रति उससे चल रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। दोस्तों आप समझो जब आप गाड़ी चलाते हो 30 की स्पीड में एक तुरंत ब्रेक मारना कितना झटका लगता है। अब देखो ये ट्रेन करीबन मतलब इतने लोगों को लेके जा रही है और 116 की स्पीड से आई और सडनली उसको डब्बा लगा तो कितनी जोरदार टक्कर होगी। आप सोचिए दोस्तों मतलब कितना भयानक मतलब सीन रहा होगा। और हम दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है भगवान को उनकी आत्मा को शांति दे और दूसरा जितने लोग अभी जो जख्मी हुए हैं भगवान उनको जल्दी जल्दी जो है ठीक करे। और टक्कर बहुत बड़ी है दोस्तों, हादसा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जब हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी। वही बात जो कवच प्रणाली की चल रही है बहुत देर से, जो एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनों के आने थी। अब देखो शुरुआती जांच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुई, यानी कि कहीं ना कहीं कोरोमंडल को सिग्नल मिला था, ग्रीन सिग्नल मिला था तभी वो वहां से रवाना हुई है, अन्यथा वो रवाना नहीं होती। अगर रेड सिग्नल होता तो वो नहीं जाती। आगे जाकर वह अपने मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई। ठीक है मेन लाइन पर दूसरी ट्रेन को आना था तो चली गई। जहां मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी, मालगाड़ी खड़ी थी, यहां पर पहली भिड़ंत हो गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस डिब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गए जहां दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आई और इस वजह से कई लोगों की जान गई, जहां दूसरी टक्कर हो गई। ठीक है अब ट्रेनों के संचालन पर हादसे का असर क्या हुआ है दोस्तों। अब जो कल हादसा हुआ है उसका क्या हुआ देखो। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद लंबी दूरी की 48 ट्रेनों को रद्द किया गया है। आप जो भी लोग जिनकी भी ट्रेनें हैं हम आपको बता देना चाहते हैं कि 48 ट्रेनें रद्द हुई हैं। 39 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इसके अलावा 10 ट्रेन ऐसी भी हैं जिन्हें आंशिक रूप से रद्द किया गया है। ठीक है तो दोस्तों जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट पे। तो ये जो ट्रेनें हैं ये रद्द हुई हैं, आप एक बार नाम पढ़ लीजिएगा। 12,837 2 जून, 12,863 जो है, 12,839, 12,995, 20,831, 02,837, 22,201 ये जो है रद्द हुई है। इन ट्रेनों को का और जो ये आपको नीचे दिख रहे हैं इन ट्रेनों का रूट बदला गया है। तो ये आप देख लीजिए अगर इसमें कोई ऐसी ट्रेन है जिसमें से आप सफर करने वाले हैं या आपके जानकार कोई सफर करने वाले हैं तो आप उनको वीडियो देख के बता सकते हैं कि भाई ये जो ट्रेनें हैं इनका रूट बदला गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मुख्य पेशकश और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और दुख तो बहुत है इस हादसे का, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न बहुत खड़े हो गए हैं सिस्टम पे, सिस्टम के काम करने के जो है तरीके पे। और अगर ये मानवीय फेल था तो किसकी ये गलती थी और उस गलती की आप सजा कितनी होगी, किसको भुगतनी होगी। ठीक है अब रेलवे इसका आंसर देगा और माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी भी जो है वहाँ पे गए थे, उन्होंने भी जो SDRF की टीमें हैं उनसे बातचीत करी है और सबके स्वास्थ्य की कामना की है कि भाई जो जख्मी हुए हैं जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए। सबसे मुलाकात भी वहाँ पे करी है मोदी जी ने। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी गलती थी जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाएगी और गलती को सुधारा भी जाएगा ताकि आने वाले समय में ऐसे जो हादसे हैं और ना हो। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी रद्द हुई ट्रेन के बारे में और जो ट्रेनों के रूट बदल गए हैं उनके बारे में और जिनको इस हादसे के बारे में जानकारी नहीं थी उनको भी इसके बारे में पता लग जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।